तो एन सी, एन क्यू एंड एन गामा, इनको क्या बोलते हैं? टर्जागीज बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। और मैंने आपको बोला था ये डायमेंशनलेस होते हैं। और ये मैंने आपको बोला था ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे। और इनका वैल्यू जो है टर्जागी ने हमें दिया है इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। अब अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगी, जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल में आपको इन बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स का वैल्यू दे के होगा। जरूरी नहीं है आपको इनका वैल्यू दे के होगा। आपको अगर इनका वैल्यू दे के नहीं है तो ये आपको निकालने पड़ेंगे यूजिंग फॉर्मूलाज। पहले मैं आपको बताऊंगा मेन फॉर्मूलाज। इनकी मेन फॉर्मूलाज कौन कौन सी है? एनसी के लिए है कॉट फाइव इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस 5/2 -1। तो दिस इज एनसी। एनसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NQ -1, where NQ is equal to A square divided by twice cos square pi by 4 plus 5/2। एंड एन गामा की जो फॉर्मूला है वो है 1/2 tan फाइव इंटू के पी गामा डिवाइडेड बाई cos square फाइव -1, where A is equal to A किसके बराबर है? E इंटू 3/4 -5/2 tan फाइव। वेयर E जो है दैट इज एक्सपोनेंट। E इज द एक्सपोनेंट, इसको वाइड रेशो मत लेना। E इज द एक्सपोनेंट और इसको वाइड रेशो मत लेना। सो दीज आर द मेन फॉर्मूलाज। लेकिन ये फॉर्मूलाज इनको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपेरिकल फॉर्मूलाज बताऊंगा। एम्पेरिकल फार्मूला जो है ये डिराइव की गई है यूजिंग हेजन्स थ्योरी एंड यूजिंग वेजन्स हेजन्स थ्योरी एंड वेजिक्स थ्योरी। हेजन्स एंड वेजिक्स थ्योरी यूज करके ये एम्पेरिकल फार्मूला निकाली गई है फॉर बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या है एम्पेरिकल फार्मूला में? सबसे पहले है एन फाइव इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 -5/2। देन एन क्यू इज इक्वल टू n5 इंटू ई रेज पावर पाई tan फाइव। हो गया एन क्यू भी एन गामा 1.8 tan फाइव इंटू एन क्यू -1। और एन सी का वैल्यू यहाँ से हमें निकलता है कॉट फाइव इंटू एन क्यू -1। सो दीज आर द एम्पेरिकल फार्मूलाज जो न्यूमेरिकल्स में आप यूज करने वाले हो। अगर किसी को ये वाली फार्मूलाज याद रहती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो इन फॉर्मूलाज से न्यूमेरिकल्स में काम चल जाएगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। लिखा सबने? यस सर। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये टजागी के साथ ही है, दैट इज मॉडिफिकेशन फॉर लोकल शेयर फेलियर।
टर्ज़ागी ने जो हमें ऊपर इक्वेशंस दिए, ये हमें थ्योरेटिकल सॉल्यूशन देते हैं टू जनरल शेयर फेलियर। ठीक है, टर्ज़ागी ने जो हमें इक्वेशंस दिए ऊपर, इक्वेशंस दिए, ये हमें थ्योरेटिकल सॉल्यूशन देते हैं। किसके लिए? टू जनरल शेयर फेलियर। कोई भी थ्योरेटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है फॉर लोकल शेयर फेलियर एंड फॉर पंचिंग शेयर फेलियर। ठीक है, कोई भी थ्योरेटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है फॉर लोकल शेयर फेलियर या फॉर पंचिंग शेयर फेलियर। अब टर्ज़ागी ने ही टर्ज़ागी ने ही 1943 में सजेस्ट किया एक एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सजेस्ट किया एक रिडक्शन। टर्ज़ागी ने 1943 में सजेस्ट किया रिडक्शन इन कोहेजन एंड इन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, टर्ज़ागी ने 1943 में सजेस्ट किया एक रिडक्शन, एक एम्पेरिकल रिडक्शन, किसमें? कोहेजन में और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन में, इन केस ऑफ लोकल शेयर फेलियर। मतलब टर्ज़ागी ने बोला अगर लोकल शेयर फेलियर आता है सॉइल में, तो कोहिजन जो है सॉइल का वो पूरा मोबिलाइज नहीं होता है। सिमिलरली जो फ्रिक्शन होता है सॉइल में भी, वो भी पूरा मोबिलाइज नहीं होता है। अब कितना मोबिलाइज होता है, उसके लिए उसने हमें बताया। क्या बताया? उसने बताया कि जो कोहिजन मोबिलाइज होता है वो होता है 2/3 ऑफ टोटल कोहिजन, एंड जो फ्रिक्शन मोबिलाइज होता है वो भी होता है 2/3 ऑफ टोटल फ्रिक्शन। तो वही मैंने बोला आपको, टर्ज़ागी ने हमें एक एम्पेरिकल रिडक्शन बताया, किसमें? कोहिजन में और किसमें? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन में। रिडक्शन क्यों बताया? क्योंकि उसने बताया कि इन केस ऑफ लोकल शेयर फेलियर पूरी कोहिजन मोबिलाइज नहीं होता है एंड पूरा फ्रिक्शन भी मोबिलाइज नहीं होता है। अब जो टर्ज़ागी के बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है इस केस में, अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे टर्ज़ागी के जो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है वो डिटरमाइन किए जाता है इन टर्म्स ऑफ फाई एम, मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ना कि इन टर्म्स ऑफ फाई। आपको पता है बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई पे, लेकिन यहाँ पे इनका वैल्यू निकाला जाता है इन केस ऑफ लोकल शेयर फेलियर, इनका वैल्यू अब निकाला जाता है यूजिंग फाई एम, मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और उनका वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं, उनका वैल्यू हम लिखते हैं एज एन सी डैश, एन क्यू डैश एंड एन गामा डैश। ठीक है, उनका वैल्यू हम लिखते हैं एज एन सी डैश गामा एन क्यू डैश एंड एन गामा डैश। देयरफॉर, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर ए स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर ए स्ट्रिप फुटिंग इन केस ऑफ लोकल शेयर फेलियर हमें निकल के आती है फिर क्यू यू इज इक्वल टू 2/3 सी एन सी डैश प्लस क्यू एन क्यू डैश प्लस 0.5 गामा बी एन गामा डैश। ये समझ आया सबको? समझ आया सबको? Yes, sir.
सबको समझ आया कि रिपीट करना है कहीं पे? मोहम्मद साहब, यस सर, आया समझ। ठीक है। नाउ, अब सॉइल में लोकल शेयर फेलियर होगा या जनरल शेयर फेलियर होगा, ये असरटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अब सॉइल में जनरल शेयर फेलियर आएगा या लोकल शेयर फेलियर आएगा, ये डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वेजिक ने एक क्राइटेरिया हमें बताया था फॉर सॉइल्स, फॉर सैंडी सॉइल्स, जो आप लोगों ने पता है। इसी के अलावा यहाँ पे हमें टरजागी ने भी एक और क्राइटेरिया बताया। ठीक है। टरजागी ने भी एक और क्राइटेरिया बताया जिससे हमें पता चलता है कि सॉइल में लोकल शेयर फेलियर आएगा या जनरल शेयर फेलियर आएगा। तो टरजागी ने क्या बताया? टरजागी ने बताया फॉर कोहेशनलेस सॉइल्स, फॉर कोहेशनलेस सॉइल्स having angle of internal friction phi dash greater than 36 degree. ठीक है। for cohesionless soils having angle of internal friction greater than 36 degree, general shear failure is likely to occur. ठीक है। जर्नल शेयर फेलियर इज लाइकली टू ऑकर, इनमें ज्यादा चांसेस है जर्नल शेयर फेलियर होने के। इन सॉइल्स में ज्यादा चांसेस है जर्नल शेयर फेलियर होने की। सिमिलरली, if phi is less than 29 degree, if phi dash is less than 29 degree, local shear failure would be more probable. Local shear failure will be more probable. तो इस सॉइल में चांसेस किसके हैं? लोकल शेयर फेलियर होने के। अब अगर phi dash का वैल्यू है बिटवीन 29 to 36 डिग्री, अगर phi dash का वैल्यू है बिटवीन 29 to 36 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जो है एनसी, एन क्यू, एन गामा, वो हम निकालते हैं बाय इंटरपोलेशन। वो हम निकालते हैं बाय इंटरपोलेशन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? हाँ या ना बताओ? यस सर। हाँ। इसी तरह नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर C5 सॉइल्स, फॉर C5 सॉइल्स मीन जिसमें कोहिजन भी है और फ्रिक्शन भी है। C5 सॉइल्स में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लिखते हैं एक इंडिकेशन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लेते हैं एक इंडिकेशन। किसकी इंडिकेशन? ऑफ द प्रोबेबल मोड ऑफ फेलियर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लेते हैं एक इंडिकेशन ऑफ द प्रोबेबल मोड ऑफ फेलियर, सॉइल में कैसे फेलियर आएगा। अगर सॉइल स्पेसिमेन में फेलियर आता है बहुत कम स्ट्रेन पे, अगर सॉइल में फेलियर आता है एट वेरी लेस स्ट्रेन, बहुत कम स्ट्रेन पे फेलियर आता है, फॉर एग्जांपल अप टू 5%, तो बहुत कम स्ट्रेन पे फेलियर आया है। ठीक है। तो दैट मीन्स जब बहुत कम स्ट्रेन पे फेलियर आया है तो आपको पता है कि ये सॉइल फिर ब्रिटल है, और ब्रिटल सॉइल में जर्नल शेयर फेलियर होता है। इसी तरह अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो कंटिन्यूअसली राइज कर रही है,
अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है कंटिन्यूअसली राइज कर रही है, इवन एट लार्ज स्ट्रेन्स, इवन एट लार्ज स्ट्रेन्स सच एज 10 to 20%। मैंने कहा अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो राइज कर रही है इवन एट लार्ज स्ट्रेन्स, मींस 10 to 20%। मतलब क्या है इसका मतलब? ये है कि सॉइल में बहुत स्ट्रेन आया है, 20% तक आया है, लेकिन सॉइल में अभी फेलियर नहीं आया है। तो ये कौन सी सॉइल होगी? दिस विल बी प्लास्टिक, ये प्लास्टिक होगी। और इस सॉइल में ज्यादा चांसेस है लोकल शेयर फेलियर होने के। इस सॉइल में ज्यादा चांसेस है लोकल शेयर फेलियर होने के। क्लियर है सबको? जी सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज modification for square and circular footings. Modification for square and circular footings. आपको पता है टरज़ागी ने जो हमें बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन दी, उसने इसको डिराइव किया था यूजिंग कौन सी स्ट्रिप? उसने इसको डिराइव किया था फॉर स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, टरज़ागी ने जो हमें बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन दी थी वो उसने दी थी फॉर स्ट्रिप फुटिंग। जिसमें सॉइल में डिफॉर्मेशन जो है हम 2D लेते हैं, जिसमें 2D डिफॉर्मेशन होती है सॉइल में। बट अगर आपको स्क्वायर फुटिंग डिजाइन करनी है या सर्कुलर फुटिंग डिजाइन करनी है या रेक्टेंगुलर फुटिंग डिजाइन करनी है, उनमें डिफॉर्मेशन जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। जब 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन होती है तो दैट मीन्स हमें टरज़ागी की इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब हम क्या मॉडिफाई करेंगे टरज़ागी की बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन को? वो मॉडिफिकेशन भी हमें टरज़ागी ने ही बताई। ठीक है, अब हम क्या मॉडिफिकेशन करें टरज़ागी की इक्वेशन को, वो भी हमें टरज़ागी ने ही बताई। तो फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग क्यू यू modified equation is equal to 1 plus 0.3 b by l into c and c plus q and q plus 0.5 1 minus 0.2 b by l गामा b and गामा। और ये जो आप लोगों ने यहाँ पे एडिशनल टर्म्स लाए, एक तो ये एडिशनल टर्म लाई एंड ये वाली एडिशनल टर्म लाई, इनको हम बोलते हैं शेप फैक्टर्स फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग। इनको हम बोलते हैं शेप फैक्टर्स फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग। फॉर स्क्वायर फुटिंग, फॉर स्क्वायर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग के लिए उसने बताया
QU is equal to 1.3 CNC plus QNQ plus 0.4 गामा बी एन गामा। तो यहाँ पे 1.3 एंड 1.4 क्या है? क्या है? शेप फैक्टर्स। इसी तरह फॉर सर्क्यूलर फुटिंग, एक सर्क्यूलर फुटिंग के लिए QU इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस 0.3 गामा बी एन गामा। तो यहाँ पे 1.3 एंड 0.3 जो है, these are shape factors। क्लियर हुआ सबको? जी सर। सबको क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। So this was modification for footings. Next is modification for water table. Next topic is modification for water table. आपको याद होगा टजाकी ने जब बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन दी हमें, तो उसने वाटर टेबल का कोई भी जिक्र नहीं किया था। वहां पे उसने कोई भी जिक्र नहीं किया था वाटर टेबल का। बट इफ अगर सॉइल में वाटर टेबल है या वाटर टेबल अचानक से रेज हो गया, तब बेरिंग कैपेसिटी को क्या हो जाएगा वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है। अब अगर वाटर टेबल अचानक से आया या पहले से है या वाटर टेबल रेज हो गया, तब बेरिंग कैपेसिटी को क्या होगा वो हमें पता चलेगा इस टॉपिक में। ठीक है। तो हम यहां पे लेंगे केस फर्स्ट। When water table is located above the base of the footing, water table above base of footing means ये एक फुटिंग है, ये एक फुटिंग है, ये ग्राउंड सरफेस है, और वाटर टेबल यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे वाटर टेबल है। This is the width of the footing. This is the depth of the footing. और ये है वाटर टेबल, तो वाटर टेबल की डेप्थ DW हम रखेंगे, और ये वाली डिस्टेंस अप टू द बेस ये हम A रखेंगे। So this is the width of the footing. This is the depth. ये है ग्राउंड सरफेस। This is ground surface and this is water table.
ये है वाटर टेबल। तो ये डेप्थ हम रखते हैं DW और ये डिस्टेंस हम रखते हैं A। तो पहला अब वाटर टेबल कहाँ पे है? अब वाटर टेबल यहाँ पे है अबव द बेस ऑफ द फुटिंग, मींस यहाँ पे वाटर टेबल है at a height of A from the base. So water table is at a height of A from the base. अब सबसे पहले चूंकि जब वाटर टेबल बेस के ऊपर है, सबसे पहले क्या होगा? द सरचार्ज विल रिड्यूस। सरचार्ज विल रिड्यूस, सरचार्ज कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सॉइल सबमर्ज्ड है और सबमर्ज्ड वेट सॉइल का कम होता है एज कंपेयर टू मॉइस्ट वेट। क्यों? बिकॉज ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो आपको पता है। तो अगर हम पहले सरचार्ज देखेंगे तो सरचार्ज किसके बराबर आएगा? क्यू। सरचार्ज किसके बराबर आएगा? सरचार्ज आएगा बराबर, अगर हम टोटल करें गामा सबमर्ज्ड इन माइनस DF, हो गया टोटल, इसको माइनस करेंगे गामा डैश DW, बच गया ये वाला पोर्शन, प्लस गामा इंटू DW। अब देखो सरचार्ज इसी के बराबर आएगा। मैंने क्या किया? गामा डैश DF, मैंने टोटल सरचार्ज लिया, वो भी समझड, उसको माइनस किया मैंने ये वाला पोर्शन, दैट इज गामा डैश DW, हो गया ये वाला पोर्शन, प्लस दिस पोर्शन चूंकि ड्राई है तो वो आएगा गामा इंटू DW। आया सबको समझ? सो सरचार्ज विल बी इक्वल टू गामा डैश इंटू DF प्लस गामा माइनस गामा डैश इंटू DW। तो देयरफॉर जब सरचार्ज निकला, देयरफॉर बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन किसके बराबर आएगी? QU विल बी इक्वल टू C डैश NC प्लस क्यू इज अ सरचार्ज, लेकिन सरचार्ज अब इसकी जगह है, सरचार्ज का वैल्यू इतना है, दैट इज गामा डैश DF प्लस गामा माइनस गामा डैश इंटू DW। ठीक है, तो ये आया Q इंटू NQ प्लस 0.5B। अब यहाँ पे गामा जो है दैट इज दिस सॉइल। अब ये सॉइल फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है वो ऑलरेडी सबमर्ज्ड होगी। क्यों सबमर्ज्ड होगी? क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल बेस के ऊपर है, तो बेस के नीचे जो सॉइल है वो ऑलरेडी सबमर्ज्ड होगी। तो यहाँ पे आएगा 0.5B गामा सबमर्ज्ड एन गामा। So this will be the equation of bearing capacity if the water table is above the base. ये समझ आया सबको? ये समझ आया सबको? Yes, sir. मुहद्दिसा रिपीट मत करना है, Yes, sir. रिपीट करना है। Yes, sir. कहाँ पे? ये जो लास्ट वाला इक्वेशन लिखिए। इसमें कौन सा पार्ट रिपीट करना है? ये गामा डैश DF प्लस। गामा डैश DF है ना सरचार्ज, क्यों है ना सरचार्ज। यूजुअली सरचार्ज किसके बराबर होता है? यूजुअली सरचार्ज होता है बराबर गामा इंटू DF। लेकिन यहाँ पे मसला है, यहाँ पे वाटर टेबल यहाँ पे है, तो ये सॉइल मॉइस्ट होगी, इसका यूनिट वेट गामा होगा, और इस वाली सॉइल का यूनिट वेट जो है वो गामा सबमर्ज्ड होगा। तो आपको क्या करना है? सरचार्ज किसके बराबर आएगा? वो आएगा ना इस सॉइल का प्लस इस सॉइल का। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने निकाला पहले टोटल सॉइल का गामा डैश DF माइनस गामा डैश DW, गामा डैश DF को माइनस किया गामा डैश DW, तो मिला ना आपको इस सॉइल का सरचार्ज, प्लस मैंने किया गामा इंटू DW, ये देखो प्लस गामा इंटू DW।
Yes, sir. हो गया क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे 0.5 बी गामा डैश क्यों आया? क्योंकि ये यहाँ पे यूनिट वेट किस सॉइल का है? दैट इज बिलो द फाउंडेशन। और जब वाटर टेबल ऊपर है तो ये वाली सॉइल तो ऑब्वियसली क्या होगी? सबमर्ज्ड होगी ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गामा की जगह गामा डैश लिखा। हो गया क्लियर? Yes, sir. नाउ अब अगर डी डब्ल्यू जीरो है, इफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, उसका क्या मतलब है? दैट इज वाटर टेबल राइजेस टू टॉप। अगर डी डब्ल्यू जीरो आया उसका मतलब क्या है? वाटर टेबल ऊपर तक आया। जब वाटर टेबल ऊपर तक आया तो मुझे बताओ डी डब्ल्यू जीरो है, इस इक्वेशन में डी डब्ल्यू का वैल्यू जीरो रखो। इस इक्वेशन में डी डब्ल्यू का वैल्यू जीरो रखो तो आप देखो बेरिंग कैपेसिटी की क्या इक्वेशन मिलेगी आपको? सी डैश एन सी प्लस गामा डैश डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा डैश एन गामा। सो वही हो मिलेगा आपको क्यू यू इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस क्यू डैश एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा डैश एन गामा। तो ये इक्वेशन यहां तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो गया? Yes, sir. हो गया clear. नेक्स्ट इज, अब है केस 2 हम लेंगे। केस 2 हम लेंगे जब वाटर टेबल लोकेटेड है डीप बिलो बेस। वाटर टेबल लोकेटेड at a depth small b below base। अब दूसरा केस है जब वाटर टेबल जो है बेस के नीचे है। तो मतलब क्या है इस चीज का? मतलब वाटर टेबल अब यहाँ पे कहीं पे है, वाटर टेबल यहाँ पे कहीं पे है, और इफ दिस इज द विड्थ, ये है विड्थ, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द बेस जो है बी है। ओके, और अगर दिस इज द ग्राउंड सरफेस, अगर ये ग्राउंड सरफेस है तो ये वाली डिस्टेंस आएगी डेप्थ ऑफ फुटिंग। सो दिस इज द विड्थ बी, दिस इज वाटर टेबल, और ये डिस्टेंस है स्मॉल बी। दिस डिस्टेंस इज डेप्थ ऑफ फुटिंग डी एंड दिस इज ग्राउंड सरफेस। दिस इज ग्राउंड सरफेस। बनाया सबने डायग्राम? Yes, sir. डायग्राम सबने बनाई? जी सर. अब देखो यहाँ पे जब वाटर टेबल जो है बिलो द बेस है तो सबसे पहले अगर आप देखोगे सरचार्ज वाली सॉइल जो है
वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी इस वाटर टेबल से। होगी? नहीं होगी। सरचार्ज वाली सॉइल जो है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी इस वाटर टेबल से। हाँ, इस वाटर टेबल से कौन सी सॉइल अफेक्ट होगी? जो बेस के नीचे है, जो बेस के नीचे सॉइल है वो सॉइल इफेक्ट होगी। ठीक है। अब वो सॉइल कितनी इफेक्ट होगी, गौर से सुनना। वो सॉइल कितनी इफेक्ट होगी? अगर आप क्लियरली देखोगे, बेस के नीचे जो सॉइल है, यहां से वो उसका यूनिट वेट होगा गामा, और यहां से उसका यूनिट वेट होगा गामा सबमर्ज्ड। तो बेस के नीचे जो सॉइल होगी उसका वाटर टेबल के ऊपर यूनिट वेट गामा है, वाटर टेबल के नीचे यूनिट वेट गामा सबमर्ज्ड है। तो उसका यूनिट वेट हम क्या लें? उसका यूनिट वेट हम अब क्या लें? तो उसका यूनिट वेट हम क्या करते हैं, उसका यूनिट वेट क्या होगा वो हम इंटरपोलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका यूनिट वेट जो है दैट लाइज समवेयर बिटवीन गामा सबमर्ज्ड एंड गामा। तो उसका जो यूनिट वेट होगा वो हम इंटरपोलेट करते हैं एज गामा बार, हम वो लेते हैं। वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर गामा सबमर्ज्ड प्लस b/b इंटू गामा माइनस गामा सबमर्ज्ड। तो ये वैल्यू हम लेते हैं उस सॉइल की यूनिट वेट का। सो देन बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन क्या बनेगी फिर? सो बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन विल बी इक्वल टू QU इज इक्वल टू C डैश NC प्लस Q तो है गामा इंटू DF इंटू NQ प्लस 0.5 B गामा, गामा का वैल्यू आएगा गामा सबमर्ज्ड प्लस b/b गामा माइनस गामा सबमर्ज्ड इंटू n गामा। So this will be the bearing capacity equation in this case. ये होगी bearing capacity equation इस केस में। अब if B is equal to 0, अगर B 0 आया उसका मतलब क्या है? अगर B 0 आया उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वाटर टेबल राइजेस टू बेस। वाटर टेबल बेस तक आया, यहां तक आया। तो जब वाटर टेबल बेस तक आया तो B 0 आएगा। इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। आप देखो क्यू का वैल्यू क्या आएगा। क्यू यू विल बी इक्वल टू C डैश NC प्लस गामा DF इंटू NQ प्लस ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा? 0.5 B गामा सबमर्ज्ड N गामा। So this will be the bearing capacity equation in that case जब water table rise करता है to the base of the footing। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर वाटर टेबल नीचे चला गया, गौर से सुनना, इफ वाटर टेबल गोज डाउन, कितना डाउन? सच दैट ये जो बी है, स्मॉल बी, इट बिकम्स ग्रेटर ग्रेटर देन कैपिटल बी। ये बहुत नीचे चला गया। जब ये बहुत नीचे चला गया, दैट बी इज ग्रेटर ग्रेटर देन विड्थ ऑफ द फुटिंग, जरा मुझे बताओ फिर एक्स बार को क्या हो जाएगा? एक्स बार को क्या हो जाएगा फिर? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। या आप कह सकते हो इफ द वाटर टेबल गोज डाउन सच दैट, आप लिख सकते हो बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। if the water table goes down such that small b is greater than or equal to b, तो फिलहाल हम यहां लेंगे
फिलहाल हम यहाँ पे केस लेंगे B इक्वल टू कैपिटल B, ये डिस्टेंस इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग। अब सबस्टिट्यूट कर लो इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें? तो क्यू यू इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 B। अब B बाई B 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? गामा गामा डैश प्लस गामा डैश कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा? हमें गामा मिलेगा 0.5B गामा, और एन गामा तो अपना है ही। सो दिस इज द बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन इन दैट केस। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. सो दैट मीन्स अगर वाटर टेबल नीचे चला जाता है, कितना नीचे? सच दैट दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग, तब वाटर टेबल का कोई भी इफेक्ट सॉइल पे नहीं होगा। क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर वाटर टेबल नीचे चला जाता है, कितना नीचे? डेप्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग या ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग। अगर ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग भी चला जाता है, ये डिस्टेंस ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग भी है, तब वाटर टेबल का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सॉइल पे। ये याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सो दिस वाज मॉडिफिकेशन फॉर, ये थी मॉडिफिकेशन फॉर वाटर Water टेबल। table. नेक्स्ट इज, Sir, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ Sir, हमें हाँ, कॉलेज जाना है। yes, sir. सच में? चलो ठीक है फिर। ओ चलो ठीक है फिर, आज इतना ही करते हैं, पढ़ते हैं। चलो मिलते हैं फिर कॉलेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।